Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 2nd of January 2024. तो गाइज आज है तारीख 2 जनवरी 2024 और है ट्यूसडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम यहाँ पर डिटेल से डिस्कस करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, हमेशा ये जो वीडियो है मॉर्निंग में 5 बजे आपको ये प्रोवाइड करवाया जाएगा, जैसे कि डेली बेसिस पे प्रोवाइड करवाया जाता था। काफ़ी लोगों की डिमांड थी, सर ये जो वीडियो है इसको वापस से कंटिन्यू कीजिए, और जो कि इम्पॉर्टेंट भी है क्योंकि हम यहाँ पर टेस्ट प्रैक्टिस भी करते हैं डेली बेसिस पे। तो आज से ये वीडियो वापस से कंटिन्यू कर दिया गया है और डेली बेसिस पे जो हमारा टाइमिंग था मॉर्निंग के 5 बजे का, वहीं पर ये आपको वीडियो मिलेगा। ठीक है, तो आपने दोबारा से एक हैबिट बनानी है कि आप डेली मॉर्निंग में 5 बजे उठो, इस वीडियो को अटेम्प्ट करो। उसके बाद आपका द हिंदू का वीडियो आएगा, उसको आप कवर कर सकते हो। तो आपके जो सारे करंट अफेयर्स हैं वो इन्हीं वीडियोस में कवर हो जाएंगे। हर एक करंट अफेयर, कोई भी करंट अफेयर छूटेगा नहीं दोस्तों, ये मेरी गारंटी है, अगर ये दोनों वीडियोस अगर आप लोग अच्छे से फॉलो कर लेते हो तो। क्योंकि जो पहला वीडियो आता है वो मतलब जो अलग से चलता है हमारा, वो द हिंदू का सेपरेट वीडियो है। उसके अलावा ये जो वीडियो है इसमें हम मेजरली इंडियन एक्सप्रेस के ऊपर फोकस करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो भी हमारे बाकी सारे इंपॉर्टेंट सोर्सेस हैं जैसे पीआईबी, डाउन टू अर्थ, लाइव मिनट, सभी के न्यूज़ आर्टिकल्स को प्रॉपर बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में कवर करते हैं। इस लेक्चर का एंड बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको मिस मत करना, क्योंकि वीडियो के लास्ट में डेली बेसिस पे आप सभी लोगों को एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करवाई जाती है। पूरे लेक्चर को फुल कंसंट्रेशन के साथ में सुनोगे, लास्ट में दिया गया टेस्ट अटेम्प्ट करोगे, जो भी आपका स्कोर आया है उसको नीचे कमेंट सेक्शन में लिखोगे। इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होगा। एग्जामिनेशन में जब आप बैठोगे तो आपको लगेगा यार ये काम तो मैं डेली कर रहा था, आज भी वही करना है। तो वो जो कॉन्फिडेंस होगा दोस्तों आपका, वो कहीं ना कहीं बाकी सारे लोगों से ज़्यादा सक्सेस आपको दिलाने की पूरी कोशिश करेगा। तो डेली बेसिस पे उस टेस्ट को अटेम्प्ट करना है जो कि वीडियो के लास्ट में आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। बाकी अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम पर जाइए, वहाँ पे जाके लिखना है दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी, और ये आपको टेलीग्राम चैनल मिलेगा। यहाँ से आप डेली बेसिस पे इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे। चलिए शुभारंभ करते हैं आर्टिकल नंबर 1 से। सबसे पहला जो आर्टिकल है वो बात करता है मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक के बारे में। आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा, हमारे भारत का एक सबसे लंबा पुल जो बनकर तैयार है, जिसका जो इनाग्रेशन है वो इस साल यहाँ पर हो जाएगा, जिस वजह से यह न्यूज़ में है दोस्तों। हर एक बेसिक चीज़ें डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग खबर जान लेते हैं कि आखिरकार ये चर्चाओं में क्यों घिरा हुआ है। तो दोस्तों जो प्रोजेक्ट है इसको हम शॉर्ट फॉर्म में MTHL प्रोजेक्ट के नाम से जानते हैं। अगर इसका फुल फॉर्म देखोगे तो वो है मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक प्रोजेक्ट। तो एक्सपेक्टेड है कि इस साल यहाँ पर इसका उद्घाटन किया जाएगा। इसमें लगातार जो पैसा है जो लग रहा था वो बढ़ता हुआ चला गया, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन के माध्यम से पता चल चुका है। अब एग्जामिनेशन में ये सारी चीज़ें आपसे नहीं पूछी जाएंगी। अगर कुछ पूछा गया तो इस प्रोजेक्ट के बारे में पूछा जाएगा। तो दोस्तों MTHL ये 21.8 किलोमीटर का एक लंबा ब्रिज तैयार किया जा रहा है, पुल तैयार किया जा रहा है। और ये पुल किसको जोड़ेगा? जो हमारा मुंबई है इसको नवी मुंबई से जोड़ने का काम करेगा। ये आप देख पाओगे, यह है मुंबई और यह है नवी मुंबई, इनके बीच में एक बहुत बड़ा फासला है, समुद्र का हिस्सा है। तो यहाँ पर एक पुल बनाया जा रहा है, ये आप देख पा रहे होंगे, जिसको नाम दिया गया ट्रांस हार्बर लिंक। और इस पुल से मुंबई और नवी मुंबई दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। और ये जो पुल है दोस्तों ये 21.8 किलोमीटर्स का पुल है, बहुत ही ज़्यादा लंबा हो गया। इंडिया का अभी तक का सबसे लंबा समुद्र के ऊपर रुका हुआ पुल। इस पुल की टोटल लेंथ आपको पता चल चुकी है 21.8 किलोमीटर, लेकिन जो समुद्र के ऊपर इस पुल का हिस्सा है दोस्तों वो लगभग 16.50 किलोमीटर का है, और ज़मीन के ऊपर इस पुल का जो हिस्सा है वो 5.5 किलोमीटर का है। क्योंकि आप देखोगे ऑब्वियस सी बात है, जो पुल है ऐसा थोड़ी ना है समुद्र के ऊपर सीधा शुरू होगा, थोड़ा सा ज़मीन पर इधर है, थोड़ा सा इधर है। तो इन दोनों को काउंट करें तो टोटल 5.5 किलोमीटर इसका हिस्सा ज़मीन पर है, बाकी इसका मैक्सिमम हिस्सा है वो यहाँ पर समुद्र के ऊपर नजर आएगा। ठीक है, तो ये जो पुल है ये शुरू कहाँ से होता है? ये साउथ मुंबई के अंदर सेवरी से शुरू होता है और ख़त्म कहाँ पे होता है? चिरले विलेज के अंदर। अगर मैं आपको ये मैप में दिखाऊं, ठीक है, तो ये आप देख पाओगे सेवरी, यहाँ से ये पुल शुरू हुआ और ये आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ पर शिरले में जाकर ये ख़त्म हो जाता है। ठीक है, ये हमने इसका पर्टिकुलर लोकेशन हर एक चीज़ देखी है। देखो ये जो पुल है ऐसा नहीं है कि अभी न्यूज़ में, क्यों? इसको बनाया गया है और बनाने पे मतलब तैयार कर चुके हैं लगभग, तो काम तो बहुत पहले से चल रहा होगा।
इस पूरे प्रोजेक्ट की जो नींव रखी गई थी वो दिसंबर 2016 में रखी गई थी और अब जाकर यहाँ पर ये पूरा काम खत्म हो रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कि आपने लिखनी भी होगी वो क्या है, 85% जो इस पूरे प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन है उसका पैसा आया कहाँ से? उसका पैसा आया है जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी की साइड से। तो जापान की काफ़ी बड़ी फंडिंग इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में हमको नज़र आती है। बाकी इस पूरे कंस्ट्रक्शन को मैनेज करने का कौन काम कर रहा है? तो उसके लिए हमारे पास में मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी नाम की एक पर्टिकुलर बॉडी है। सवाल यह है कि इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के फायदे क्या होंगे? तो दोस्तों ऑब्वियस सी बात है, दो बड़े बड़े पोर्शन को ये जोड़ रहा है जिससे कि कनेक्टिविटी और ज़्यादा फास्टर हो जाएगी। ठीक है, लगभग बोला जा रहा है 20 से 25 मिनट में यहाँ से वहाँ का जो हमारा पर्टिकुलर लोकेशन है वो हम रीच कर सकते हैं। तो कम समय में ज़्यादा बढ़िया तरीके से कनेक्टिविटी मेंटेन हो पाएगी। इस पूरे ब्रिज के फीचर्स क्या हैं? तो दोस्तों इस पुल के अंदर में जो 4 किलोमीटर स्टील स्पान सेक्शन है वो छोड़ा गया है, यानी कि इस पुल के नीचे से जो जहाज़ हैं वो आर पार आराम से निकल सकें, क्योंकि जहाज़ को कोई दिक्कत ना हो। सिंपल सी बात है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा रीजन है, जहाज़ इधर से उधर जाने होंगे तो वो आराम से पुल के नीचे से निकल सकेंगे। इस प्रकार से जो स्पेसिंग वगैरह है वो छोड़ दी गई है। ठीक है, बाकी इसके बारे में कुछ और स्पेशल फीचर है जो आपसे पूछा नहीं जाएगा, कितना स्टील और कितना ये सब कुछ इस्तेमाल किया गया ये कभी पूछा नहीं जाएगा, तो इसको इग्नोर कर सकते हो। आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। अगले आर्टिकल में इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के बारे में डिस्कशन हुआ है। इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए, काफ़ी सारे बॉडीज़ को लेकर सवाल बनते रहते हैं। तो पहले हम तो ये जानेंगे कि आखिरकार ये न्यूज़ में क्यों है, चर्चाओं में इसलिए है क्योंकि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन जो दोस्तों ये पूरी पर्टिकुलर बॉडी है, इसने क्या किया है, एक 3 मेंबर की कमेटी बनाई है ताकि वो कमेटी जो हमारी रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है इसके जो दिनचर्या के जितने भी अफेयर्स हैं वो देख सके। इसलिए यहाँ पर ये IOA चर्चाओं में है। तो एग्जामिनेशन के अंदर अगेन वो न्यूज़ नहीं पूछी जाएगी, लेकिन सवाल जो पूछा गया या फिर अगर कुछ आया तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को लेकर आएगा। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ये एक गवर्निंग बॉडी है, एक ऐसी बॉडी जो कि क्या करती है, इंडिया के अंदर में जो ओलंपिक मूवमेंट है, कॉमनवेल्थ गेम्स हैं, इनको कंट्रोल करने का काम करती है। अगर हम बात करेंगे इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की तो इसका मेन काम क्या है, जो भी हमारे देश से निकलने वाले एथलीट्स हैं, जो भी टीम्स ओलंपिक गेम्स में पार्टिसिपेट कर रही हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स में पार्टिसिपेट करेंगी या एशियन गेम्स में पार्टिसिपेट करेंगी या कोई इंटरनेशनल लेवल पर स्पोर्ट कंपटीशन हो रहा है वहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगी, तो उनको रिप्रेजेंट करना, उनके रिप्रेजेंटेशन को अच्छे से मैनेज करना, देखभाल करना, यह सारा काम इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का है। इतना ही नहीं, इस पूरे पर्टिकुलर बॉडी को एक पहचान दी गई है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स के माध्यम से। और दूसरी चीज़ दोस्तों, इस बॉडी को देश की आज़ादी से पहले ही बना दिया गया था। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन फाउंड किया गया या एस्टेब्लिश किया गया 1927 में। ठीक है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। और ये जो पर्टिकुलर बॉडी है इसको स्टार्टिंग में एज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर रजिस्टर किया गया हमारे सेक्शंस कौन से एक्ट के अंदर में, सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1960 के तहत। इसके सदस्यों की जब बात करते हैं, मेंबर्स की बात करते हैं, तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के मेंबर्स में हमारा नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन, स्टेट ओलंपिक एसोसिएशन, ठीक है, इंडियन ओलंपिक जो यहाँ पर हमारा पूरा मेंबर हैं इसके वो देखने को मिल जाएंगे। उसके अलावा मल्टी स्पोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस, ये सभी मेंबर्स यहाँ पे हमको देखने को मिल जाते हैं IOA के। ध्यान रखना। इसके गवर्नेंस की बात करेंगे तो आज के समय पर ये जो इतनी बड़ी बॉडी है इसको गवर्न किया जाता है 32 अलग अलग मेंबर एग्जीक्यूटिव काउंसिल के माध्यम से, जिसको हेड करते हैं हमारे प्रेसिडेंट। और जो भी एग्जीक्यूटिव काउंसिल इस पर्टिकुलर बॉडी में होते हैं उनका जो इलेक्शन है वो हर 4 साल में एक बार किया जाता है। तो इसके गवर्नेंस की बात हो चुकी। अब दोस्तों, क्योंकि अब रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को देखने के लिए एक कमेटी बनाई है IOA ने, इस वजह से IOA चर्चा में था तो IAO के बारे में जान लिया। अब थोड़ा सा हम लोग रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के बारे में भी जान लेते हैं, आजकल बहुत चर्चाओं में ये। तो इंडिया में जो कुश्ती होती है, कुश्ती वाला जो गेम है दोस्तों, उसको गवर्न करने का काम करता है रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। इस बॉडी को 1958 में बनाया गया था, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर में। इस बॉडी का मेन काम यही है कि जो रेसलिंग प्लेयर्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देना कि वो ओलंपिक्स में जाकर देश का नाम रोशन करें, एशियन गेम्स में जाएं, नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप या वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप्स में पहुंचें। समझ गए? चलिए आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर।
अगले आर्टिकल पर बढ़ने से पहले यार मेक श्योर करना वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर देना। डेली बेसिस पे हमारा एक छोटा सा टारगेट होता है 2000 लाइक्स का, प्लीज़ आप उसको सपोर्ट कर सकते हो और इस टारगेट को पूरा कर सकते हो। आपको मज़ा तब आएगा जब लास्ट में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप फुल कंसंट्रेशन के साथ में पूरे लेक्चर को सुनो। इससे आपकी मेमोरी पावर इंक्रीज होगी, ब्रेन पावर इंक्रीज होगी, रिटेनिंग पावर इंक्रीज हो पाएगी। आप देख पाओगे कि हाँ ये चीज़ें मैं ब्रेन में स्टोर कर पा रहा हूँ। समझ गए? तो यहाँ पे हम बात करेंगे निकारागुआ के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। निकारागुआ जो कि एक देश है, लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। एक फ्लाइट आपको पता है फ्रांस से निकारागुआ जा रही थी, उसको पकड़ा गया और निकारागुआ की बजाय वो सीधा इंडिया आई है, जिस वजह से निकारागुआ चर्चाओं में आया। तो निकारागुआ क्या है? निकारागुआ एक सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है। अगर हम सेंट्रल अमेरिका की बात करते हैं तो वो लोकेशन कौन सी हो गई? सबसे पहले यहाँ पे आप देख पाओगे यह है अमेरिका, ठीक है। यूएस के साथ में मैक्सिको एक बहुत बड़ी बॉर्डर को शेयर करता है। तो ये हमारा जो अमेरिका है ये ऊपर का नॉर्थ अमेरिका वाला रीजन हो गया। और इसके नीचे यहाँ पर जो आपको ये दिख रहा है यह है साउथ अमेरिका। अब साउथ अमेरिका में कोलंबिया, ब्राज़ील, ये सारे देश आपको नजर आएंगे, ठीक है। तो ऊपर नॉर्थ अमेरिका, नीचे साउथ अमेरिका। सिंपल सी बात है, बीच का जो ये पोर्शन बच जाता है इसको हम बोलते हैं सेंट्रल अमेरिका। और इसी सेंट्रल अमेरिका के अंदर में एक देश है यहाँ पर निकारागुआ, ये आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो इस वजह से बोला जाता है निकारागुआ क्या है? एक सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है, सॉरी, इसका जो कैपिटल है वो है मनागुआ, ठीक है। ध्यान रखना इस बात को। निकारागुआ के इधर और उधर देखोगे तो वेस्ट साइड में पैसिफिक ओशन है, ईस्ट साइड में इसके कैरिबियन सी देखने को मिल जाएगा। दो बड़े बड़े समुद्र के साथ में बाउंड्रीज को ये शेयर करता है। और अगर हम बात करेंगे समुद्र के अलावा कौन कौन से देश हैं जिनके साथ में बाउंड्री को शेयर करता है, तो निकारागुआ के नॉर्थ में आता है होंडुरस और इसके साउथ में पड़ता है कोस्टा रिका। अगर हम इसको एग्जैक्ट देखें तो ये रहा निकारागुआ, इसके नॉर्थ में है होंडुरस और इसके नीचे आ जाता है सर जी कोस्टा रिका, ठीक है। लोकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। प्रीलिम्स में हर साल हम मैप को लेकर 1 से 2 प्रश्न देखते ही देखते हैं। अब चलो थोड़ा सा इस देश के बारे में इतिहास जान लेते हैं। ये 4 पॉइंट जानना इनफ होगा किसी भी पर्टिकुलर एग्जाम के लिए। सबसे पहली चीज, निकारागुआ इकलौता देश रहा है लैटिन अमेरिका के अंदर में जिसको स्पेनिश और ब्रिटिश दोनों ने यहां पर रूल किया था। स्पेनिश और ब्रिटिश दोनों यहां पर इसके ऊपर शासन कर चुके हैं निकारागुआ के ऊपर। इकलौता ऐसा लैटिन अमेरिकन कंट्री है निकारागुआ। इसको आज़ादी मिलती है स्पेन से 1821 में। बाद में ये मैक्सिकन एम्पायर का हिस्सा बन गया कुछ सालों तक। फिर इसने बाद में जो आसपास के देश थे सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में, उसके साथ में ग्रुप बनाया। फिर वहां से भी ये बाद में स्प्लिट हो गया। 1838 में फाइनली जाकर आप कह सकते हो निकारागुआ जो यह है फुल्ली इंडिपेंडेंट कंट्री बनकर आया। यहाँ की सरकार की बात करेंगे तो एक रिपब्लिक गवर्नमेंट यहाँ पे नजर आती है, यानी यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं उनको वोट के माध्यम से इलेक्ट किया जाता है। 5 साल का यहाँ पर उन प्रेसिडेंट का टर्म होता है। और निकारागुआ की सरकार की जो पावर है दोस्तों, ये 4 अलग अलग सरकारी ब्रांचेस के अंदर में बांटी गई हैं। पहला इनका एग्जीक्यूटिव, दूसरा लेजिस्लेटिव, तीसरा जुडिशियल और चौथा सुप्रीम इलेक्टोरल काउंसिल। ये 4 अलग अलग ब्रांचेस इनकी सरकार की। निकारागुआ की कैपिटल है मनागुआ। ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करेंगे तो स्पेनिश और इंग्लिश दोनों भाषाएं बोली जाती हैं और इनकी कुछ आपस में इंडिजीनियस लैंग्वेजेस भी हैं। करेंसी की बात करेंगे तो निकारागुअन कार्डोबा यहाँ की करेंसी है। पॉपुलेशन की बात करेंगे तो ज़्यादातर जो यहाँ की आबादी है दोस्तों वो है मेस्टिजोज, ठीक है। मिक्स्ड यूरोपियन और इंडिजीनियस एंसेस्ट्री लोग यहाँ पर हमको नजर आते हैं। आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जीएस पेपर नंबर 2 हेल्थ के लिए। बात कर रहे हैं हम लोग पार्किंसंस डिजीज के बारे में। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। अक्सर ये पार्किंसन डिजीज चर्चाओं में रहती है। डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, क्या होती है ये पार्किंसन डिजीज? ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, एक ऐसी बीमारी जो कि हमारे ब्रेन के नर्वस सिस्टम को डायरेक्टली अफेक्ट करती है, ठीक है। अब नर्वस सिस्टम हमारा जो पूरा ब्रेन का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है, हमारे पूरे बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। उसी के ऊपर एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ना जिससे हमारे बॉडी के सारे मूवमेंट जो हैं खत्म हो जाते हैं। किसी को भी पार्किंसन डिजीज हो जाएगी, यानी उसके ब्रेन के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा और उसकी वजह से वो जो पेशेंट है दोस्तों, उसके शरीर के ऊपर कोई ज़्यादा कंट्रोल हो नहीं पाता। और जो ये रिस्क है पार्किंसन डिजीज का, ये ज़्यादातर उम्र के साथ में, जब उम्र जैसे से बढ़ती है तो इसका रिस्क भी बढ़ता है, स्पेशली 60 साल के व्यक्ति। बहुत सारी स्टडीज़ ने यह भी बताया है कि जो मेन है, जो पुरुष हैं, वो ज़्यादा अफेक्टेड हैं इस पार्किंसन से एज कंपेयर टू द वेमेन।
सवाल यह है इसके पीछे का मेन कारण क्या है। तो मेन कारण है डीजनरेशन ऑफ नर्व सेल इन द पार्ट ऑफ अ ब्रेन कॉल्ड सब्सटेंशिया निग्रा। क्या है मैटर, ये देखो, ये हमारा ब्रेन का हिस्सा हुआ, ठीक है। अब इस ब्रेन में अगर आप देखोगे तो ये थोड़ा सा आपको ब्राउन कलर दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं सब्सटेंशिया निग्रा, ठीक है। तो अगर ये है तो आपका हेल्दी ब्रेन है। ये चीज अगर गायब हो जाती है दोस्तों तो मतलब इंसान पार्किंसन डिजीज से गुजर रहा है। हुआ क्या, इसमें जो हमारी नर्व सेल्स हैं हमारे ब्रेन के अंदर में, ब्रेन में एक हिस्सा है सब्सटेंशिया निग्रा, वहां पे जो नर्व सेल्स पाई जाती हैं वो खत्म हो गई हैं। और उन्हीं मेन सेल्स का काम है कि हमारे बॉडी के मूवमेंट्स को वो कंट्रोल करता है। तो ये नर्व सेल्स जब पूरी तरह से खत्म होती हैं या टूटने लगती हैं तो इससे यहाँ पर जो एक केमिकल हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होता है जिसको बोलते हैं डोपामीन, ये प्रोड्यूस होना बंद हो जाता है। और आपको पता है डोपामीन बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल है हमारे बॉडी के लिए। डोपामीन क्या करता है, दूसरे न्यूरोट्रांसमीटर्स के साथ में मिलकर काम करता है और जिससे हमारे बॉडी के इन्वॉल्वमेंट्स हो पाते हैं। और डोपामीन की कमी होगी तो इससे जो मूवमेंट्स है बॉडी के बहुत कम हो जाएंगे, हर काम आप नहीं कर सकते, प्लस बॉडी में हमेशा कंपन सा ऐसा होता रहता है। बात करते हैं सिम्टम्स की। तो पार्किंसन डिजीज के जो सिम्टम्स है, जो लक्षण है, वो डिफरेंट हो सकते हैं हर एक व्यक्ति के लिए। हो सकता है किसी में ज़्यादा भयंकर लक्षण हो, किसी में कम लक्षण हो, लेकिन जो मेन सिम्टम्स, कॉमन सिम्टम्स हमको नजर आते हैं, हाथ पैर कांपना, प्रॉपर तरीके से काम ना कर पाना, जो मूवमेंट्स है प्रॉपर बॉडी के वो ना हो पाया, प्लस बॉडी का बैलेंस ना बना पाना, प्लस कई बार पेशेंट्स क्या करते हैं ना, उनको बहुत सारे और भी सिम्टम्स फेस करने पड़ जाते हैं। खाने को वो निगल नहीं पा रहे हैं, चबा नहीं पा रहे हैं, सही से बोल नहीं पा रहे हैं, डिप्रेशन में है, इमोशनल चेंजेस हो रहे हैं, नींद नहीं आ पा रही है सही से। तो ये सारी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं पार्किंसन डिजीज़ में। फिर बात आती है इसके डायग्नोसिस की, कैसे हम इसका पता लगाते हैं। तो आज के समय पर कोई भी ऐसा इसका जो ब्लड टेस्ट है या रेडियोलॉजिकल टेस्ट है, वैसा कोई टेस्ट यहाँ पे अवेलेबल है नहीं जो इसका पता लगा सके। बहुत दिनों बाद यहाँ पे हम इसको पता लगा पाते हैं। बाद में फाइनली बात आती है कि इसके ट्रीटमेंट की, आखिरकार क्या उपाय है। हमारे पास में एक रेडियोलॉजिकल टेस्ट है इसका, ठीक है। रेडियोलॉजिकल टेस्ट के माध्यम से हम क्या करते हैं, पार्किंसन डिजीज का पता लगाते हैं, हाँ एक इंसान इस बीमारी से गुजर रहा है। ट्रीटमेंट की जब बात करेंगे तो कोई भी प्रॉपर ट्रीटमेंट हमारे पास में नहीं है, हाँ लेकिन थोड़े बहुत यहाँ पे ट्रीटमेंट्स ऐसे हैं जिससे हम जो सिम्टम्स होते हैं, जो लक्षण है इसके, वो लक्षण ठीक कर सकें। क्लियर, चलिए आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। अब दोस्तों यहाँ पे बात की जा रही है नो इंडिया प्रोग्राम के बारे में, जिसको KIP के नाम से भी हम जानते हैं। हाल ही में न्यूज़ में आया है क्योंकि जो सेक्रेटरी हैं उन्होंने हाल ही में जो इस नो इंडिया प्रोग्राम का 17वां एडिशन है उसको पूरी तरह से एड्रेस किया है, जिस वजह से न्यूज़ में है। तो एग्जामिनेशन में डायरेक्टली आपसे पूछा जाएगा नो इंडिया प्रोग्राम क्या है। तो नो इंडिया प्रोग्राम एक इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन बन जाएगा कि नो इंडिया प्रोग्राम कौन से मंत्रालय का प्रोग्राम है, तो वो है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के तहत हमारा मेन मकसद है जो इंडियन ओरिजिन के यूथ हैं, नौजवान लोग जो भारत से बिलोंग करते हैं, विदेशों में रह रहे हैं, जिनकी उम्र 18 से 30 साल है, उनको इंडिया लेकर आना। इस प्रोग्राम के माध्यम से इंडिया का कल्चर समझाना, इंडिया की जो हिस्ट्री है उसके बारे में जानकारी देना, अवेयरनेस फैलाना, ये मेन प्रोग्राम है इस KIP का। तो 3 वीक का ये ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है। 2003 से लगातार इस प्रकार के प्रोग्राम्स को हम कंडक्ट कर रहे हैं। इसके फीचर्स की बात करेंगे तो इस प्रोग्राम के पार्ट के तौर पर जो एप्लीकेंट्स होते हैं, जो यहाँ पे इस कह सकते हो कि पूरे इस प्रोग्राम के तहत सेलेक्ट करे गए हैं, तो उनको एक सिलेक्शन के प्रोसेस के माध्यम से सेलेक्ट किया जाता है। फिर वो 21 दिन के शेड्यूल पर आते हैं, इंडिया को विजिट करते हैं। 90% जो उनका खर्चा है आने जाने का, ठीक है, वो यहाँ पर जो मिनिस्ट्री है हमारी, वो जो मंत्रालय एक्सटर्नल अफेयर का, वही यहाँ पर उस खर्चे को उठाता है। और 10% जो एप्लीकेंट्स है वो यहाँ पर खुद उठाते हैं। और इस पूरे पीरियड के दौरान जो भी इंडियन ओरिजिन के लोग हैं, भारत से कहीं ना कहीं उनकी जड़ें जुड़ी हुई हैं लेकिन वो विदेशों में रह रहे हैं, तो उनको इंडिया आने का अच्छा मौका मिलता है। इंडिया में आएंगे, रुकेंगे, उनको प्रॉपर रहने की सुविधा, खाने की सुविधा, डोमेस्टिक ट्रांसपोर्टेशन, हर एक चीज़ प्रोवाइड करवाई जाती है। समझाया जाता है कि इंडिया का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है, इकॉनमी, सोसाइटी, डेवलपमेंट्स किस तरीके से हो रहे हैं। साथ ही साथ में उनको इंडिया का जो इतिहास है, हिस्ट्री है, जो हमारा धरोहर है, हमारी विरासतें हैं, कल्चरल का सिग्निफिकेंस है, कल्चरल इंपॉर्टेंस है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर समझाई जाती हैं। जो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, वहाँ सभी जगह पर उन सबको घुमाया जाता है।
समझ गए। तो ये जो पार्टिसिपेंट्स हैं इनको 7 से 10 दिन की जो स्टेट विजिट है वो यहाँ पर मिल जाती है, और कह सकते हो कि बहुत सारे जो स्टेट्स हैं वो यहाँ पर वो घूम सकते हैं इस प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर। बाकी क्वेश्चन ये है कि कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है। तो ये प्रोग्राम सभी इंडियन ओरिजिन के नौजवानों के लिए है, लेकिन ध्यान रखना जो प्रेफरेंस यहाँ पर ज़्यादातर दिया गया है, मॉरिशस में रह रहा कोई इंडियन ओरिजिन का व्यक्ति है, फिजी में या सुरीनेम में, गुयाना या जमाइका में कोई इंडियन ओरिजिन का पीपल रह रहा है, तो उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है इंडिया में आने के लिए। तो इस प्रोग्राम के माध्यम से जो इंडिया से जुड़े हुए लोग हैं लेकिन विदेशों में, वो अभी तक इंडिया आए नहीं हैं, ठीक है, उनके पेरेंट्स चले गए थे वहाँ पर, ठीक है, तो उन लोगों को ज़्यादा प्रेफरेंस यहाँ पर मिलता है कि वो आएँ और इंडिया के कल्चर को सीखें। क्लियर हो गया। तो ये हो गया हमारा KIP प्रोग्राम। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। अगले आर्टिकल में बात की जा रही है सार्डाइन रन के बारे में। ये जो मछली आपको दिख रही है ना, इसके आसपास बहुत सारी और भी छोटी छोटी मछली हैं। ये ग्रुप में एक साथ एक जगह से दूसरी जगह पर माइग्रेट करती हैं। तो जब ये माइग्रेट करती हैं तो इसको बोला जाता है सार्डाइन रन। सार्डाइन बेसिकली इस मछली का नाम है। अभी मैं आपको डिटेल से बताऊंगा इसके बारे में, डोंट वरी, लेकिन समझ लेते हैं खबर क्या है। न्यूज़ ये आई है कि हज़ारों जो ये मछलियां हैं दोस्तों, ये गोवा के बीच के पास में देखी गई हैं पिछले कुछ दिनों से, और एक्सपर्ट्स का कहना यह है कि ये बहुत ही रेयर होता है कि इतना बड़ा ग्रुप एक साथ हमको नजर आए। और जब ऐसा पूरा ग्रुप आ जाए इन सार्डाइन मछलियों का तो समझना इसको हम बोलते हैं सार्डाइन रन। सार्डाइन रन क्या होता है? यहाँ पे जो सार्डाइन मछली जो प्रजाति है दोस्तों, इसका जो पूरा पर्टिकुलर ग्रुप है वो सारा का सारा ग्रुप एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल कर रहा होता है। रीजन यह है कि समुद्र के अंदर में जब चेंजेस होते हैं, अचानक से समुद्र का जो टेम्परेचर है वो चेंज हो गया, तो वहाँ पे जो ये मछलियाँ हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पर माइग्रेट करती हैं पूरे झुंड में। उसको बोलते हैं सार्डाइन रन। ध्यान रखना, क्वेश्चन आपसे बन सकता है। अब सार्डाइन रन, सार्डाइन मतलब मछली है। अब वो जो सार्डाइन जो फिश की स्पीशी है वो कौन सी है, ज़रा इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक डेटा जान लेते हैं, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जो नाम है सार्डाइन दोस्तों, ये जो मछली है ना, ये कहाँ पे पाई जाती है? जो सॉल्ट वाटर ओशंस होते हैं, जो खारा पानी जहाँ पे पाया जाता है समुद्र में, या कोई और समुद्र या जो दूसरे वाटर बॉडीज है, वहाँ सभी जगह पर ये पाई जाती हैं। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो पूरे दुनिया भर में ये मछलियाँ देखने को मिलती हैं, चाहे वो नॉर्थ अटलांटिक हो, पैसिफिक ओशन हो, मेडिटेरेनियन सी हो, इंडियन ओशन हो, या साउथ अमेरिका के आसपास के ओशन वाटर्स हो, सभी जगह पर यहाँ पर मछली पाई जाती है। छोटी सिल्वर कलर की हमको ये देखने को मिलती है, जैसा कि यहाँ पर मैंने आपको दिखाया, ठीक है। उतना ही नहीं दोस्तों, इस मछली का एक और इम्पॉर्टेंट रोल है, ये माइग्रेट करती हैं, प्लस जो प्लैंकटन हमारे समुद्र में पाया जाता है उनको खाने का काम करती हैं, प्लस इन मछलियों में जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होता है वो बहुत अच्छे मात्रा में होता है, जो कि हमारी हार्ट हेल्थ को बचा कर रखने का काम करता है, ठीक है। क्लियर हो गया। आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। यहाँ पे बात की जा रही है न्योरा वैली नेशनल पार्क, जो कि अभी रिसेंटली चर्चाओं में आया है। ज़रा जान लेते हैं। कोई भी नेशनल पार्क होता है तो उसका लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एग्जामिनेशंस में डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन बन सकते हैं। हुआ क्या, हाल ही में एक रॉयल बंगाल टाइगर का जो इमेज है, जो फोटो है, वो ट्रैप कैमरा से लिया गया। कहाँ पर? न्योरा नेशनल पार्क में, न्योरा वैली नेशनल पार्क में, जिस वजह से न्यूज़ में कहोगे ये कोई बड़ी खबर है कि वहाँ पे रॉयल बंगाल टाइगर पाया गया है। दोस्तों पहले यहाँ पर ये टाइगर नहीं देखने को मिलता था, अब यहाँ पर देखने को मिला, जिस वजह से हम कंफर्म कर सकते हैं कि जो ये टाइगर की पॉपुलेशन है वो इतनी ऊंचाई पर, क्योंकि न्योरा वैली नेशनल पार्क दोस्तों हमारे समुद्र के स्तर से 10,509 फीट की ऊंचाई पर है। तो इतनी ऊंचाई पर भी ये टाइगर प्रेजेंट हैं, ये हमको अब पता चला, जिस वजह से यहाँ पर न्योरा वैली नेशनल पार्क न्यूज़ में आया हुआ है। तो ये जो नेशनल पार्क है कहाँ पर लोकेटेड है? वेस्ट बंगाल के अंदर जो कलिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर एग्जैक्ट तरीके से ये स्थित है। तो अगर हम बात करेंगे वेस्ट बंगाल की, कहाँ पर है, तो यह है इंडिया का मैप। ये आपको देखने को मिलेगा वेस्ट बंगाल, जिसकी कैपिटल है कोलकाता। कई सारे स्टेट्स के साथ में वेस्ट बंगाल बाउंड्रीज को शेयर करता है, इंटरनेशनल बाउंड्रीज भी हैं। फॉर एग्जाम्पल ये उड़ीसा हो गया, ये झारखंड हो गया, बिहार हो गया और सिक्किम हो गया, साथ ही साथ में इधर असम हो गया। ये सारे स्टेट्स जो कि यहाँ पे वेस्ट बंगाल के साथ में बाउंड्रीज को शेयर करते हैं। जब इसकी इंटरनेशनल बाउंड्री की बात करेंगे तो एक बाउंड्री यहाँ पर इसकी बांग्लादेश से लगती है, एक बाउंड्री नेपाल से लगती है और एक बाउंड्री इसकी भूटान से भी लगती है। समझ गए? चलिए आगे आते हैं। तो बोला जा रहा है कि जो ये न्योरा वैली नेशनल पार्क है दोस्तों, ये ना सिक्किम और भूटान की साइड पर ही है, यानी कि आप कह सकते हो यहाँ पर इस तरीके से वेस्ट बंगाल में न्योरा वैली नेशनल पार्क है, जो कि इनके बाउंड्रीज को भी टच करता है। समझ गए? आगे आते हैं। बाद में इस नेशनल पार्क में एक हाईएस्ट पॉइंट, एक चोटी, हाईएस्ट चोटी जिसका नाम है राखेला पास। ध्यान रखना, क्वेश्चन बन सकता है राखेला पास कहाँ पर है,
ठीक है। बाकी यहाँ पे कितने अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, जानवर पाए जाते हैं, वो बताया गया है। वो कुछ ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम के लिए नहीं है। आगे आते हैं, यहाँ पे बात की जा रही है वर्ली पेंटिंग्स के बारे में। हमारा जीएस पेपर नंबर 1 आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। रिसेंटली जो ये वर्ली पेंटिंग्स है वो न्यूज़ में आई हुई हैं। चलो आर्ट एंड कल्चर का एक छोटा सा टॉपिक कवर करते हैं। क्या है वर्ली पेंटिंग? तो दोस्तों वर्ली पेंटिंग जो है एक ट्राइबल आर्ट का ही एक स्टाइल है। हुआ क्या था, यहाँ पर जो ट्राइबल पीपल थे, नॉर्थ सह्याद्री रेंज महाराष्ट्र से जो बिलोंग करते हैं, उन्होंने यहाँ पर इस आर्ट को क्रिएट किया। इस तरीके से यहाँ पर जो कला है वो दिखाई जाती है एक ट्राइबल कम्युनिटी के माध्यम से। ये आर्ट बहुत पुरानी है। इसका इतिहास देखोगे तो 10th सेंचुरी एडी में सबसे पहली बार इस वर्ली पेंटिंग को डिस्कवर किया गया था। और मैं आपको बताऊं, पहले जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर इस प्रकार की जो पेंटिंग्स है वो बनाया करती थी। इन पेंटिंग का थीम देखोगे तो डेली रूटीन होती है, यानी कि गांव में जो एक इंसान की जिंदगी होती है रोजमर्रा की, उस तरीके का जो रूटीन है वो दिखाया जाता है कि किस तरीके से ट्राइबल पीपल नेचर के साथ में, गॉड्स के साथ में कनेक्टेड है। ठीक है। और इनके पेंटिंग में बहुत ज़्यादा ज्योमेट्रिक शेप्स का यूज़ होता है, जैसे सर्कल, ट्राइंगल, स्क्वायर। वर्ली पेंटिंग्स में ऐसे ज्योमेट्रिकल शेप ज़्यादा होते हैं। उतना ही नहीं, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वर्ली पेंटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट जो इनका एस्पेक्ट है पेंटिंग का वो है टर्पा डांस। टर्पा डांस में अगर आप देखोगे तो कुछ लोग विलेज में जो आदमी हैं गांव में हाथ पकड़ के गोल गोल घूम के डांस कर रहे होंगे, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स बजा रहे होंगे, ये आप देख पाओगे। ठीक है। तो इस तरीके का यहाँ पर जो ये पेंटिंग है ये भी ज़्यादातर ड्रॉ किया जाता है वर्ली पेंटिंग्स में। सबसे पॉपुलर पेंटिंग है ये। अब बात करते हैं ये जो पेंटिंग की टेक्निक होती है और जो मटेरियल यहाँ पे यूज किया गया। इतिहास में 10th सेंचुरी एडी के समय पर पेंटिंग डिस्कवर किया, तो उस समय पर तो कुछ था ही नहीं, तो कैसे इसको डिजाइन किया गया? सबसे पहले लोग क्या करते थे, इस डिजाइन को सेलेक्ट करते थे, फिर पेपर पर इसको बनाते थे या कपड़े पर बनाते थे। देन उसके बाद में जो हमारी बांस होती है ना, उससे पेंट ब्रश बनाते थे। और कलर क्या यूज करते हैं? कलर यहाँ पे जो ब्राउन कलर है वो हेना से लिया जाता है। ठीक है। और इंडिको कलर यानी नीला कलर डाई से लिया जाता है। लाल कलर ईंटों से लिया जाता था। ठीक है। और वाइट कलर यहाँ पर चावल के पेस्ट से लिया जाता था। ये सारे कलर्स यहाँ पर दोस्तों यूज़ करते थे पेंटिंग्स के अंदर में। फिर उसके बाद जाकर इस तरीके की जो पेंटिंग है वो हमारे पास में रेडी होती थी। तो ये वर्ली पेंटिंग्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आप ध्यान में रख सकते हैं। आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। यहाँ पे बात की जा रही है लीची कल्टीवेशन के बारे में। अब लीची सबने खाई होगी, ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि हाल ही में जो एक ऑफिशियल हैं फ्रॉम नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन लीची, इन्होंने ये इंफॉर्मेशन शेयर की है कि लीची आज के समय पर हमारे 19 जो इंडियन स्टेट्स हैं वहाँ पर उगाई जा रही है। तो इस वजह से लीची न्यूज़ में है। तो लीची की खेती के बारे में थोड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। लीची दोस्तों एक बहुत ही स्वादिष्ट जूसी फ्रूट है, एक ऐसा फल जिसको खाओगे जिसमें काफ़ी सारा जूस प्रेजेंट होता है ना, और इसका फ्लेवर भी काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिलेगा। लीची एक सब ट्रॉपिकल फ्रूट है। दूसरी चीज़ यहाँ पे जो खासकर हमारे निचले हिस्से हैं वहाँ पर ज़्यादातर ग्रो की जाती है। लोकेशन की बात करेंगे या इसकी सॉइल की बात करेंगे तो वेल ड्रेन लोमी सॉइल में यहाँ पर ग्रो की जाती है लीची को। उसके साथ साथ जो टेम्परेचर है दोस्तों वो ना ज़्यादा ठंडा और ना ही ज़्यादा गर्म होना चाहिए। और इंडिया में वैसे तो लीची जो है अगर हम एक ऐतिहासिक तौर पर देखें तो ज़्यादातर जो हमारे त्रिपुरा से जम्मू कश्मीर वाला रीजन है वहाँ पर उगाई जाती थी। लेकिन अब इस लीची को आप जगह जगह देख सकते हो। बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सभी जगह पर लीची का प्रोडक्शन हो रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, लीची जो है इसके प्रोडक्शन की जब बात करेंगे तो इंडिया दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है लीची का। सबसे नंबर 1 पर कौन है? वो है चाइना। चाइना के बाद इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। और इन दोनों देशों के अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं जो सबसे ज़्यादा लीची का उत्पादन करती हैं। वो है थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, मेडागास्कर एंड यूएस। तो ये हो गया लीची को लेकर इंपॉर्टेंट डिस्कशन। नाउ फाइनली आते हैं हम लोग अपने प्रीलिम्स रैपिड फायर के क्वेश्चन सीरीज के ऊपर में। अगर आपने पूरे लेक्चर को फुल कंसंट्रेशन के साथ में सुना है तो बढ़िया तरीके से आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो। प्लीज़ आप लोग सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना। जो भी आपका स्कोर है उसको नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना। लास्ट में मैं एक साथ सभी के आंसर दूंगा ताकि आप रीमैच कर सको और चेक कर सको कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए और कितने गलत किए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे बात कर रहे हैं। नो इंडिया प्रोग्राम के रेफरेंस में 3 स्टेटमेंट्स हैं, बताना है इनमें से कितने स्टेटमेंट सही हैं। हाउ मैनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। पहला, क्या नो इंडिया प्रोग्राम एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है हमारे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का? ये ऑप्शन नंबर बी बोलता है यहाँ पर जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनको प्रमोट किया जाता है कि वो आए इंडिया में जो हिस्टोरिकल कल्चरल प्लेसेस है उसको विजिट करें।
या फिर थर्ड, यहाँ पर जो नो इंडिया प्रोग्राम है ये सभी इंडियन सिटीजन्स के लिए अवेलेबल है, सभी इंडियन सिटीजन्स के लिए खुला हुआ है जिनकी उम्र 18 से 30 साल है। तो बताओ तीनों स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन नंबर ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी सभी हैं सही हैं, या फिर ऑप्शन नंबर डी सब गलत हैं। इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पार्किंसन डिजीज के बारे में पूछा गया है। तो पार्किंसन डिजीज को लेकर दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला, ये जो बीमारी है ये एक प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो कि हमारे नर्वस सिस्टम को डायरेक्टली अफेक्ट करती है। सेकेंड, पार्किंसन डिजीज जो है दोस्तों ये क्या करती है, हमारे बॉडी के अंदर में जो डोपामिन का प्रोडक्शन होता है उसके प्रोडक्शन के ऊपर भी एक बुरा असर डालती है। तो बताओ दोनों स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी दोनों सही है, या डी दोनों के दोनों गलत हैं। अगले क्वेश्चन में निकारागुआ के बारे में पूछा गया है। निकारागुआ को लेकर दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला, निकारागुआ एक लैंडलॉक कंट्री है हमारे सेंट्रल अमेरिका में। सेकंड, निकारागुआ दोस्तों यहाँ पर इकलौता देश था लैटिन अमेरिका के अंदर में जिसके ऊपर में स्पेनिश और ब्रिटिश दोनों ने कब्जा किया। तो बताओ दोनों स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन नंबर है 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी दोनों सही हैं, या फिर डी दोनों के दोनों गलत हैं। अगले प्रश्न में इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के बारे में पूछा गया है। इसको लेकर दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट बोलता है ये जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है एक गवर्निंग बॉडी है ओलंपिक मूवमेंट की, प्लस कॉमनवेल्थ जो गेम्स होते हैं इंडिया में उसकी भी एक गवर्निंग बॉडी है। सेकेंड स्टेटमेंट बोलता है कि इस बॉडी को देश की आज़ादी के बाद में बनाया गया जो कि मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के अंडर में आती है। तो ध्यान से याद करना आपको क्या पढ़ाया गया था। तो बताओ दोनों स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी दोनों सही हैं, या डी दोनों के दोनों गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे मुंबई ट्रेन्स हार्बर लिंक प्रोजेक्ट के बारे में पूछा गया है। तो MTHL प्रोजेक्ट को लेकर दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला, जो ये प्रोजेक्ट है ये हमारे मुंबई को नवी मुंबई के साथ में कनेक्ट करने का काम करता है। सेकेंड स्टेटमेंट बोलता है कि जो ये MTHL प्रोजेक्ट है दोस्तों इसको एक फाइनेंशियल सपोर्ट मिला है जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी के माध्यम से। तो बताओ दोनों स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी दोनों सही हैं, या डी दोनों के दोनों गलत हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे सारदाइन फिश के बारे में पूछा गया है। सारदाइन फिश को लेकर दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला, इस मछली के अंदर में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मिलता है जो कि हमारे हार्ट हेल्थ को प्रमोट करता है। सेकंड, ये मछली केवल और केवल साफ पानी में पाई जाती है, फ्रेश वाटर लेक्स में पाई जाती है, यानी कि साफ पानी वाले जो झील हैं उनमें पाई जाती है। तो बताओ दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी दोनों सही हैं, या डी दोनों के दोनों गलत हैं। तो दोस्तों ये थे सारे के सारे क्वेश्चंस। आई होप आप लोगों ने मैक्सिमम क्वेश्चंस को बिल्कुल सही सही अटेम्प्ट किया होगा। नाउ एक एक करके सभी क्वेश्चंस को देखना शुरू करते हैं, यानी इनके आंसर्स को देखना शुरू करते हैं ताकि आप रीमैच कर सको, देख सको कितने सही किए और कितने गलत किए। आखिरी वाले क्वेश्चन से आंसर को देखना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर पूछा गया था सारदाइन मछली को लेकर कि बताओ दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला तो सही है, दूसरा गलत है। ठीक है, पहला सही है कि हाँ बिल्कुल भैया इनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मिलते हैं जो हमारे हेल्दी हार्ट को प्रमोट करते हैं। सेकंड स्टेटमेंट गलत इसलिए है क्योंकि यहाँ पर यह मछली केवल झीलों में पाई जाती है, साफ पानी वाले ऐसा नहीं है। जो हमारे सॉल्ट वाटर ओशन है दोस्तों जिसमें खारा पानी पाया जाता है, दुनिया भर में सभी समुद्र में यहाँ पर ये पाई जाती है। तो इस वजह से केवल 1 वाला सही है। फिर आपसे पूछा गया मुंबई ट्रेन हार्बर लिंक प्रोजेक्ट को लेकर, बताओ दो स्टेटमेंट से कौन सा सही है। यहाँ पर दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं। अब दोनों स्टेटमेंट सही हैं तो कुछ बताने की जरूरत तो है ही नहीं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अभी तो हमने पढ़ लिया था, इसके बारे में डिस्कशन किया हुआ है। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, सिंपल सी बात है, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन बनाए गए। फिर पूछा गया आपसे इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को लेकर, बताओ दोनों स्टेटमेंट्स में से कौन सा सही है। यहाँ पर केवल पहला वाला स्टेटमेंट सही है, दूसरा वाला गलत है। दूसरा वाला क्यों गलत है? यहाँ पे बोला जा रहा है कि इस बॉडी को देश की आज़ादी के बाद में बनाया, ऐसा कुछ नहीं है। देश की आज़ादी से पहले बना लिया गया था 1927 में। आपको इसके बारे में ऑलरेडी मैंने पढ़ाया। ठीक है, तो इस वजह से अगेन ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली इज द करेक्ट आंसर। फिर आपसे पूछा गया निकारागुआ को लेकर, बताओ दोनों स्टेटमेंट्स में से कौन सा सही है। पहला, ये क्या ये एक लैंडलॉक कंट्री है सेंट्रल अमेरिका में? नहीं भाई, हाँ ये देश वाकई में सेंट्रल अमेरिका में है, लेकिन लैंडलॉक कंट्री का मतलब होता है चारों तरफ से देशों से घिरा हुआ। नहीं भैया, इसके पास में 2 समुद्र भी हैं, कैरिबियन सी और पैसिफिक ओशन के साथ में बाउंड्री को शेयर करता है। तो पहला स्टेटमेंट हो गया गलत। सेकंड वाला सही है कि हाँ ये इकलौता लैटिन अमेरिकन कंट्री था जिसके ऊपर में स्पेनिश और ब्रिटिश दोनों ने कंट्रोल किया। तो B 2 ओनली इज द करेक्ट आंसर।
फिर आपसे पूछा गया पार्किंसंस डिजीज को लेकर बताओ दोनों स्टेटमेंट्स में से कौन सा सही है, तो यहाँ पे दोनों सही हैं। अब दोनों सही हैं तो डिस्कशन की कोई आवश्यकता नहीं क्योंकि अभी हमने पढ़ रखा है। फिर पूछा गया नो इंडिया प्रोग्राम को लेकर बताओ 3 स्टेटमेंट्स हैं, इनमें से कितने स्टेटमेंट सही हैं, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, केवल एक स्टेटमेंट सही है। कहोगे केवल एक? हाँ जी, एक। कैसे, चलो डिस्कस करते हैं। पहला तो नो इंडिया प्रोग्राम एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का। गलत, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का। तो पहला गेम खत्म। सेकंड, इसके जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको प्रमोट किया गया है कि वो विजिट कर सकते हैं हिस्टोरिकल एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस के प्लेसेस को। बिल्कुल सही बात है, ठीक है, सेकंड वाला करेक्ट है। तीसरा वाला सभी इंडियन सिटीजन्स के लिए ओपन है, नहीं, सभी इंडियन सिटीजन्स के लिए जो इंडियन ओरिजिन के लोग हैं विदेश में, ठीक है, एनआरआई वगैरह की बात नहीं कर रहे हैं, तो इंडियन ओरिजिन के जो लोग आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे उनके लिए यहाँ पर इसको ओपन किया गया है। तो नॉन रेसिडेंट इंडियंस के लिए नहीं है ये, ठीक है, केवल इंडियन ओरिजिन के जो यूथ हैं उनके लिए इसको रखा गया है। तो दैट इज़ वाई ऑप्शन नंबर ए, केवल पहला स्टेटमेंट सही है। तो ये था डिस्कशन। आई होप आपको मज़ा आया होगा। वापस से वीडियोस कंटिन्यू हो चुके हैं, तो दोस्तों आपको कैसा लग रहा है नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और दूसरी चीज़, कितने स्कोर आपका आया है, आप सभी को हमेशा की तरह जो अपना स्कोर है वो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना है ऑनेस्टी के साथ में कि हाँ भाई इतने मेरे सही हैं, इतने गलत हैं, ठीक है। नाउ मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।